Hello everyone, this is Chaitanya Kaushik and I am from Gyanbodhi, and today we are going to start class 9th mathematics chapter number 10, that is circles. यहाँ पर ई कोड गिवन है, तो जिसको भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना है वो इस कोड को स्कैन करे और वो सीधा उस साइट पर पहुंच जाएगा जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड करी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो डेली लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जैसे व्हीकल के व्हील हो गए, बैंगल्स चूड़ियाँ हो गई, या जो घड़ियों में जो डायल होती हैं, सुई होती हैं, वो घूमती रहती हैं, वो भी एक सर्कल शेप में घूमती हैं. कॉइन्स हो गए. सो ये जो डायल्स होते हैं, सेकंड हैंड होता है जो घड़ी का होता है, वो क्लॉक के अराउंड रैपिडली घूमता रहता है एक राउंड में. सो उसकी जो टिप है वो जो पाथ ट्रेस करेगी उसे हम बोलते हैं सर्कल. सो इस चैप्टर में हम सर्कल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ सर्कल से रिलेटेड टर्म्स को भी हम इसमें देखने वाले हैं और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. So next topic is circles and its related terms. So the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. अब यहाँ पर मेरे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है A. अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया, कोई पॉइंट ले लिया लेट्स से B. सो अगर मैं इस B पॉइंट को इस पॉइंट A के अबाउट रोटेट करता हूँ सेम डिस्टेंस पर, ताकि जो ए बी का डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहे, तो मेरे पास जो फिगर ऑब्टेन होगी उस प्लेन पर वो से हम कहते हैं सर्कल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं रेडियस. और जो पॉइंट ए है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर जैसे ओ है पॉइंट, तो ओ हो गया सेंटर. पी वो पॉइंट है फिक्स्ड जहाँ से हम पूरे सर्कल को ट्रेस करेंगे, और ओ पी वो डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं रेडियस. सो ओ पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपास यूज़ करते हैं. सो क्लास 6 में भी हमने कुछ सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है. सो वहाँ पर अगर मेरे पास कोई प्लेन है और मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये लेट से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जो ये बाउंड्री हो गई इसे हम सर्कल बोलेंगे, और जो इसके अंदर का एरिया है उसे हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल. तो ये जो सर्कल है और जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है ये मिलकर बनाते हैं एक सर्कुलर रीजन. अगर मैं कोई से भी दो पॉइंट P और Q ले लेता हूँ सर्कल पर और उन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन कर देता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल. और वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड and all the diameters have the same length which is equal to 2 times the radius. So जो diameter होता है वो 2 times होता है radius के, और diameter longest chord है. So AOB is the diameter of the circles. So एक सर्कल के पास कितने डायमीटर हो सकते हैं? तो सर्कल के पास बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं. एक डायमीटर ये हो सकता है, एक डायमीटर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है. इसी तरीके से वो जितनी भी कॉर्ड जो सेंटर से पास करेंगी सर्कल के वो सब डायमीटर्स कहलाती हैं. और अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं लेट से P और Q, तो अब अगर मैं इनके बीच में देखूं ये वाली एरिया, तो इसको हम बोलेंगे आर्क. सो यहाँ पर एक ये वाली आर्क फॉर्म हो रही है और एक ये वाली आर्क फॉर्म हो रही है. तो ये वाली जो आर्क है इसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, और इस वाली छोटी आर्क को बोलेंगे हम माइनर आर्क. और जब तक आपको बताया नहीं जाता कि कौन सी आर्क की बात हो रही है, तो हम जो भी आर्क गिवन है उसको हम माइनर आर्क लेकर चलते हैं. और अगर हम पॉइंट ए और बी ले लें जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, और हम उनको एक आर्क की फॉर्म में ज्वाइन करें, तो हम उसे बोलेंगे सेमी सर्कल. एंड द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, एंड द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट. तो अगर ये वाला PQ आर्क है तो इसका ये वाला जो एरिया होगा, इतने एरिया को हम बोलेंगे सेगमेंट. जिस तरीके से मेजर आर्क और माइनर आर्क होती हैं उसी तरीके से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट भी होता है. सो इस वाले सेगमेंट को बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, और इस वाले सेगमेंट को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट. So here is major segment and minor segment, and the region between an arc and the two radius joining the center to the end points of the arc is called a sector. So यहाँ पर अगर मेरे पास एक आर्क है और दो रेडियस हैं, तो उनके बीच में जो एरिया डेवलप हो रहा है उसे हम बोलेंगे सेक्टर. तो यहाँ पर ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया. एंड व्हेन द टू आर्क्स आर इक्वल, दैट इज ईच इज अ सेमी सर्कल. अगर हम सेमी सर्कल में देखें तो दोनों सेगमेंट और दोनों सेक्टर का जो एरिया होगा वो सेम होगा. तो हेयर इज एक्सरसाइज 10.1. जितनी भी एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. सो लेट्स से मैंने कॉर्ड लाइन सेगमेंट ले ली PQ और एक पॉइंट ले लिया R जो कि PQ पर लाइन नहीं कर रहा है. तो अगर मैं PR को ज्वाइन कर दूंगा एंड QR को भी ज्वाइन कर दूंगा, then angle PRQ is called the angle subtended by the line segment PQ at the point R. तो जो भी ये पॉइंट P, R और Q हैं, अगर मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया तो जो एंगल PRQ है वो उसे हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट PQ एट द पॉइंट R. सिमिलरली
अगर मेरे पास एंगल पी ओ क्यू है तो उसे हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर ओ। एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी एस क्यू वो भी पी क्यू लाइन के द्वारा एंगल सबटेंडेड है एट द पॉइंट आर एंड एस रेस्पेक्टिवली ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क्स पी क्यू। तो जितनी लंबी कॉर्ड होगी उतना ही बड़ा एंगल वो सबटेंड करेगी सेंटर पर। सो अगर मेरे पास कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और अगर मैं उनका देखूं तो वो भी सेम एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पर। तो यहीं पे एक थ्योरम 10.1 पर हम अराइव करते हैं डेट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सो यहाँ पर हम प्रूव करना चाहते हैं डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी जो कि रेडियस है एंड सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी वो भी रेडियस है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी ये हमें गिवन है। तो साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल सी ओ डी के। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो हमने देखा कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पर। सो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है ये भी इक्वल है, जो आर फॉर्म हो रही है वो भी इक्वल है और जो कॉर्ड फॉर्म हो रही है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम थ्योरम 10.2 पर अराइव करते हैं डेट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये बिल्कुल कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का। So moving on to the next topic that is perpendicular from the center to a chord. So we arrive at theorem 10.3 that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। यानी कि अगर मैं इस सेंटर से O से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डालूंगा एक कॉर्ड पर तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में। सो यहाँ पे सिमिलरली 10.4 जो थ्योरम है वो कन्वर्स हो जाएगी 10.3 के डेट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट ए बी इज़ अ कॉर्ड, सेंटर ओ हो जाएगा एंड ओ इज जॉइंट टू द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी। सो हमें प्रूव करना है डेट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। सो मैं यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दूंगा और मेरे पास ट्राइंगल ओ एम बन जाएगा और ओ बी एम बन जाएगा। अब ओ ए हो जाएगा इक्वल ओ बी के, क्यों? क्योंकि ये दोनों हो जाएंगी रेडियस। एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टेड हैं और ये हमें गिवन है। एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम क्योंकि ये कॉमन लाइन हो गई, तो इसलिए ओ ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी एम के साइड 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 प्रॉपर्टी से। सो दिस गिव्स एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक डेट इज सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। सो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा है कि 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। डेट इज देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज डेट हाउ मेनी पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन अ सर्कल। सो लेट्स से वी टेक अ पॉइंट P। सो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट P से तो बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। नाउ लेट अस टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो अगर मैं P एंड Q पॉइंट्स को देखूँ तो यहाँ से ही बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लूँ ए बी सी, सो पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर होंगे या फिर किसी इफ़ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो यहाँ से मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन्स और इन द अदर वर्ड्स दे आर नॉट कोलिनियर, सो मैं क्या कर सकता हूँ, तब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। किस तरीके से? मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा ए बी एंड बी सी से पी क्यू एंड आर एस respectively. Let these perpendicular bisector intersect at one point O. So now O lies on the perpendicular bisector PQ of AB. So we have OA is equal to OB. As every point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from its end points. So हमने चैप्टर 7 में प्रूफ भी किया था। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा कि डेट O lies on the perpendicular bisector RS of BC. तो जो RS का जो perpendicular bisector है BC उस पर पॉइंट O लाई कर रहा है। सो यहाँ से हमें मिलता है डेट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सो यहाँ पर हम अराइव करते हैं डेट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सो यानी कि ये तीनों पॉइंट्स एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंस पर हैं, यानी कि ये इनकी रेडियस बन जाएंगे ओ ए ओ बी और ओ सी, और इसलिए ये एक सर्कल से पास कर रहे हैं। So theorem number 10.5 is there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. So moving on to the next topic that is equal chords and their distances from the center. So अगर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P है मेरे पास कोई, तो अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? लेट्स से मैंने बहुत सारे पॉइंट मार्क करे और उनको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, तो अब कौन सी लाइन सेगमेंट इसके बीच का डिस्टेंस बता रही है? तो क्लियरली वो परपेंडिकुलर होगी वो लाइन सेगमेंट उस कॉर्ड के जो इसका डिस्टेंस बता रही होगी। तो जो पॉइंट M है उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे P से तो वो हमें डिस्टेंस बताएगा इन दोनों के बीच का। सो वी डिफाइन द लीस्ट लेंथ PM to be the distance of AB from P. So we can say that the length of the perpendicular from a point
टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। सो अगर मैं यहाँ पे क्लियरली सी कर सकता हूँ कि जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है अपनी, तो अगर मैं देखूँ तो डायमीटर का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो तो 0 होता है, तो इसलिए जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सर्कल पर ही लाई करती है। तो वी अराइव ऑन थ्योरम 10.6 डेट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और पॉइंट एल और एम में है मेरे पास और एक पॉइंट ओ है, तो अब मेरे पास ओ एल इक्वल है ओ एम के। तो अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड्स ड्रॉ करूँगा तो वो भी इक्वल हो जाएंगी आपस में। सो मैं कैसे कर सकता हूँ ये, मैं सिंपल इनकी लेंथ मेज़र कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक तरीके से, तो मैं आराम से इनकी लेंथ मेज़र कर सकता हूँ और मुझे इन दोनों की लेंथ इक्वल है और इस तरीके से थ्योरम 10.6 प्रूफ हो जाती है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है डेट कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक डेट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। So if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent. And conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. यानी कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी आर्क्स होंगी वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी आपस में। और इसके उल्टा ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आर्क हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये बताता है कि दिस शो दैट इक्वल कॉर्ड्स मेक कॉन्ग्रेंट आर्क्स एंड कन्वर्सली कॉन्ग्रेंट आर्क्स मेक इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सो इसी वजह से जो एंगल सबटेंड करती है एक आर्क सेंटर पर वो डिफाइन किया जाता है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर इन द सेंस दैट द माइनर आर्क सबटेंड द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंड द रिफ्लेक्स एंगल। सो यहाँ पर ये जो एंगल है ये चाहे ये कॉर्ड शो करे या फिर वो आर्क शो करे तो वो इक्वली माना जाता है। सो इसलिए कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो यहाँ पे हम थ्योरम नंबर 10.8 पे अराइव करते हैं डेट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle. So इसका proof है that given an arc PQ of a circle, subtending angle POQ at the center O and PAQ at a point A on the remaining part of the circle. So we need to prove that angle POQ is equal to twice of angle PAQ. So three different cases हम यहाँ पे consider कर लेते हैं। Let's say PQ क्या है, अपने पास एक minor arc है और second case में PQ अपने पास semi circle है और third case में PQ मेजर आर्क है। तो लेट अस बिगिन। तो हम क्या करते हैं AO को ज्वाइन कर लेते हैं और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं पॉइंट B तक। तो जो एंगल BOQ हो जाएगा वो इक्वल होगा तो इन दोनों एंगल्स के सम के, यानी कि एंगल OAQ के सम के और एंगल AQO के सम के। बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और सिमिलरली हम यहाँ पे ट्राइंगल में देख सकते हैं डेट OA इज इक्वल टू OQ क्योंकि वो रेडियस हो जाएंगे और इसी वजह से एंगल OAQ हो जाएगा इक्वल एंगल OQA के। हमने थ्योरम नंबर 7.5 में देख लिया है। और एंगल BOQ इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ के। सिमिलरली एंगल BOP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAP के। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देख सकते हैं डेट एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAP प्लस एंगल OAQ और सिमिलरली एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल में देखें तो वो भी यही कहेगा डेट POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। तो हेयर वी arrive at theorem number 10.9 that angles in the same segment of a circle are equal. So here angle PAQ is an angle in the segment which is a semicircle and also PAQ is equal to half of angle POQ, यानी कि half of angle into 180 degree that is 90 degree. So if we take any other point C on the semicircle then we will get angle PCQ is equal to 90 degree. Therefore angle in a semicircle is a right angle. So इसका converse भी true होता है that Theorem number 10.10 if a line segment joining the two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the circle. They are concyclic. So if point A, C, E and B lie on a circle, then angle ACB is equal to angle AB and angle ACB is equal to angle ADB and angle AAB is equal to angle ADB. तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक E coincide ना करे D के साथ। Similarly, E dash should also coincide with D. So here we come to the next topic that is cyclic quadrilaterals. So a quadrilateral ABCD is a cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. So we arrive at theorem 10.11 that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. इसका कन्वर्स जो है थ्योरम का वो भी थ्योरम नंबर 10.12 में लिखा है that if the sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is cyclic. So यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स फिनिश कर लिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। चैप्टर फिनिश करने के बाद उसकी समरी जरूर पढ़ें।